सभी दोस्तों एमएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि द्रव्यमान की मात्रा, ठीक, और उससे संबंधित कुछ मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट है। तो ये चीजें हम लोग कक्षा 11 के लिए जो यह सिलेबस है केमिस्ट्री का, तो ये चीजें स्टार्ट होने वाली है। अब जाकर ये चीजें क्या है, द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान की जो मात्रा है उसे हम लोग किसी परमाणु या फिर कोई वस्तु है उसमें जो भी उसकी मात्रा होती है उसे हम लोग कैसे सीखेंगे। तो ये चीजें दोस्तों बहुत कम समझ में आती है कि ये चीजें हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, कि द्रव्यमान की मात्रा कैसे हम लोग समझ सकते हैं। AMU जो होता है आप लोग जानते हैं, AMU ये सब क्या होते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या है, ये कैसे हम लोग समझ सकते हैं। ये हर चीजें हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये चीजें बहुत ही कम समझ में आती है, जो AMU है कि द्रव्यमान की मात्रा या फिर द्रव की मात्रा, बात एक ही है। इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, यदि किसी परमाणु है या फिर कोई द्रव्यमान है किसी भी वस्तु में, उसे हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि द्रव्यमान की मात्रा, ये चीजें हम लोग पहले बात करेंगे कि द्रव्यमान की मात्रा के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है, इसे हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से सीखेंगे। ठीक, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि द्रव्यमान की मात्रा है, क्योंकि दोस्तों ये चीजें कमेंट किया गया था कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि द्रव्यमान क्या होता है, मोल अवधारणा क्या चीज है। ये चीज हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि द्रव्यमान की मात्रा। अब आपको समझ में आ रहा होगा पहले ये शब्द के क्या लिखा गया है, ये शब्द के बारे में आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो जाएं, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे और मोल के बारे में। ठीक, तो चलिए द्रव्यमान, आप ये चीजें अच्छी तरह से सीखे होंगे, या फिर द्रव्य इसे कहिए या फिर द्रव्यमान, बात एक ही है। ठीक, जैसे द्रव्यमान की मात्रा मतलब किसी वस्तु है तो उसका कोई द्रव्यमान होगा, वह कितने मात्रा में है, ठीक, यूनिट कितनी है उसकी। जैसे यदि हम कहें दोस्तों यह एक वस्तु है, ठीक, यह वस्तु है, फिर इसमें कुछ ना कुछ इसका भार होगा, तो इसकी कितना मात्रा है। जैसे हम कहें इसका मात्रा हो सकता है 5 ग्राम, ठीक, तो जो ये मात्रा है, अब जो है 5 ग्राम, 5 ग्राम किसका है, इस पदार्थ का है। अब इस पदार्थ की मात्रा की बात है ना, जैसे क्या द्रव्यमान या फिर पदार्थ, द्रव्यमान की मात्रा कितनी है, या फिर द्रव्यमान है जो द्रव्यमान है यह कितना है, 5 ग्राम है। तो यही चीज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ में। ठीक है, तो वही चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्या चीज की कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, उस वस्तु में कितना उसका वेट है, उसका कितना द्रव्यमान है, कितना उसका भार है, तो वो चीजें हम लोग उसी का मतलब लिखा गया है कि द्रव्यमान की मात्रा। हम लोग किसी वस्तु में द्रव्यमान की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से, क्योंकि दोस्तों आपको जब भी मोल समझना है तो आपको ये चीजें समझना होगा, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होता है, उसके बाद तो जाकर के आप मोल अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक, देखिए अब आपको क्या द्रव्यमान की मात्रा, ठीक, द्रव्यमान की मात्रा निकालना किसी भी वस्तु। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री है, इस चीज में हम लोग सिर्फ परमाणु, एटम के बारे में बात करते हैं, परमाणु के बारे में, जो सबसे सूक्ष्म होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं जो यह वस्तु बना है या छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना है, तो हम लोग यदि उस वस्तु के छोटे छोटे परमाणुओं की ज्ञात कर लें तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितना भार है। जैसे आप लोग जाते होंगे दुकान पर, उसके बाद सब्जियां लेते होंगे, मान लीजिए आपने सब्जी लिए, जैसे मान लीजिए आपने आलू लिया, ठीक, अब आलू एक पैकेट में से भरा है, अब जो है एक प्रकार का पैकेट बन गया है। अब इस पैकेट में यदि आप आलूओं की, एक आलू का यदि आप द्रव्यमान ज्ञात कर लें तो उसी से आप सभी आलूओं का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि आलू से मिलकर के एक क्या बन गया, उसका एक वस्तु बन गया, एक पदार्थ बन गया। तो सेम वैसे ये भी है, इसमें वैसे छोटे छोटे क्या परमाणु हैं, वही मिल करके एक क्या बना दिए, मार्कर बना दिए। सेम ये चीज है। अब जो इसमें निहित परमाणु है उन्हीं को यदि हम लोग ज्ञात कर लें तो हम बता सकते हैं इसका भार कितना होगा। ठीक, ये चीजें आपको बहुत ही बेसिक से बताई जाएगी, आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई परमाणु है, ठीक, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कार्बन के बारे में। अब आप कहेंगे कार्बन के बारे में क्यों नहीं, देखिए आपको समझना, अभी आप समझ जाएंगे क्यों हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन से, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन क्या है, परमाणु है। ठीक, बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कार्बन के बारे में।
कार्बन के बारे में, इसका सिंबल क्या होता है, C होता है। ठीक, अब कार्बन के बारे में कैसे, अब जैसे ये कार्बन है, परमाणु है, अब इसका आपको क्या निकालना, भार। एक कार्बन, इसका भार कितना हो सकता है, इस कार्बन की मात्रा कितनी होगी, ठीक है, इस कार्बन का क्या होगा, भार कितना होगा, और हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, भार को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। जैसे आप लोगों को कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा कि जो आता है आपके लिए कि जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कार्बन सभी तत्वों के नाम लिखे गए हैं, वहां पर कार्बन है, कार्बन भी आपको है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब यह होता है कि वह किस स्थान पर है, उसका स्थान कैसा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक, अब कार्बन कितने स्थान पर आता है, छठे स्थान पर, तो इसका कार्बन कितना हो जाएगा, 6। ठीक, या जो कार्बन है इसका स्थान कितना है, 6। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक से चल रहा है। तो बेसिक क्या है, कार्बन है, कार्बन का हमें क्या करना है, इसका भार ज्ञात करना है। तो भार ज्ञात करने से पहले हमें पता करना चाहिए कि इसका क्रमांक कितना है, इसका स्थान कितना है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका स्थान कितना है, 6 है। ठीक, अब आपको पता चल चुका है इसका स्थान 6 है। अब इसके बाद हम लोग इसमें आप जानते हैं पाए होंगे कक्षा 9th में कि इसका हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इस कार्बन में कोई भी कार्बन, उसमें क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, परमाणु, तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये चीजें आप समझ गए होंगे, ये चीजें आपको पढ़ाई गई है। जैसे ऐसे परमाणु है, इस परमाणु में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, आप जानते हैं कि प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इस चारों तरफ क्या घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये चीजें आप 9th में पढ़े हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा। तो ये चीजें आपको इसके बाद वाला जो चैप्टर आपको मिलेगा, एक परमाणु है, उसी में आपको सिर्फ अब यही चीज बताया गया है कि कैसे क्या चीजें हैं। बस आप इतना जानते रहिए कि जैसे परमाणु कार्बन है, अब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो स्थान होता है वो कितना होता है, 6। ठीक, फिर क्या होता है कि इस परमाणु में क्या क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो कार्बन है कितना, 6ठे स्थान पर है, तो मतलब इसमें क्या है, इसमें कितने 6 कार्बन है। तो आप जानते हैं एक कार्बन में कितने परमाणु है, एक परमाणु में, तो यहाँ पर 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये चीज आप जानते हैं, क्योंकि आप फिर से सीखिए। देखिए हुआ क्या, आपने देखा कार्बन, ठीक, अब कार्बन जो है इसके जो परमाणु है, इस परमाणु में पाए जाते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ना, अब प्रोटॉन कितने 6 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, क्योंकि कार्बन का संख्या कितना है, 6 है। ठीक, इतना बात समझ में आया आपको। अब उसके बाद भाई इलेक्ट्रॉन पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगा रहा था, इससे कुछ मतलब है नहीं, ये सिर्फ देखभाल करता है इसका। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब ये चीज आपको समझ में आ गया ना कि इस कार्बन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। इस कार्बन के अंदर, तो इस कार्बन के अंदर पाई जा रही है क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर लें, अब हमें जैसे इसी प्रोटॉन, इसी जो परमाणु है, इस परमाणु का हमें चाहिए क्या, भार, है ना। अब भार ज्ञात कैसे कर सकते हैं, भार ज्ञात करने के लिए हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यदि इन सब को हम लोग जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा कि एक कार्बन का जो भार है वह कितना है। ठीक, भार कितना है तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे, ये चीज आपको समझ आया कि हम लोग कैसे किसी भी परमाणु है तो उसका द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कि कार्बन के बारे में, कार्बन का परमाणु कितना है। ठीक, कार्बन का परमाणु जो कार्बन है या परमाणु है, अब इसका हम लोग भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं परमाणु जो है वह उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यदि इन सभी को हम लोग जोड़ दें तो जाकर के हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस परमाणु का भार कितना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जोड़ देते हैं भाई। जैसे कार्बन का भार कितना होगा, एक कार्बन परमाणु का भार, ठीक, यहाँ पर एक कार्बन परमाणु का भार
ठीक, कार्बन कार्बन परमाणु का भार कितना होगा, अब आप जोड़ दीजिए। ठीक, जैसे एक प्रोटॉन का भार है ना, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्लस में इलेक्ट्रॉन का भार। ठीक, ये चीजें अब आप समझ सकते हैं कि यदि इन लोगों को हम जोड़ दें तो जाकर के हमें एक परमाणु का जो भी भार होगा वह निकल कर आ जाएगा। ठीक, इतना आइडिया आप लोगों को हो गया होगा अभी तक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम लोग ये चीज को जोड़ दे रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है एक कार्बन परमाणु का भार, क्योंकि हमें ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि मोल क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को यह चीज अभी नहीं ज्ञात है कि इतना हम लोगों को ज्ञात हो चुका है कि यदि एक कार्बन परमाणु का भार ज्ञात करना है तो हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जो परमाणु उसमें पाए क्या जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यदि इन लोगों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है एक कार्बन का भार, परमाणु का जो भी भार होगा वह मिल जाएगा। ठीक, ये चीजें आप समझ गए, लेकिन ये चीज आपको समझना बहुत ही बेसिक है, क्योंकि जो ये प्रोटॉन है इसका भार कितना होगा, न्यूट्रॉन का भार कितना होगा और इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा। क्योंकि जब आप यही नहीं समझ पाएंगे तो भार कैसे निकालेंगे। इनका भार निकालने के लिए आपको इनका भार तो चाहिए, तभी तो आप इनका भार निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन का भार कितना होगा, न्यूट्रॉन का भार कितना होगा और इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि एक प्रोटॉन का भार कितना होगा। देखिए एक प्रोटॉन का भार, एक प्रोटॉन का भार। ठीक, एक जो प्रोटॉन का भार होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, इतना होता है एक प्रोटॉन का भार। उसके बाद एक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, यही होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, उसके बाद अब हम लोगों को प्रोटॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात, अब हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो इसका होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, ये चीजें हैं। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो ये चीजें आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हर चीज आप बताएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बस अपने आप को कॉन्सेंट्रेट बना कर एक बार आप ध्यान से इसे देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अभी तक कुछ चला ही नहीं, अभी क्या चला है, अभी तो हम लोग क्या कार्बन निकाले हैं। कार्बन का हम लोगों ने क्या देखा, इस कार्बन में क्या चीजें पाई जा रही हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कार्बन का हमें चाहिए भार। ठीक, तो हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर हमें मिल जा रहा है एक परमाणु का भार। और अब हमें भार निकालने के लिए हमें एक प्रोटॉन का भार चाहिए, न्यूट्रॉन का भार चाहिए और इलेक्ट्रॉन का भार चाहिए। ये चीज तो आप जान रहे हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनका भार हमें मिल गया। अब हम लोग यदि इन्हीं भार को ही जोड़ दें, ठीक, इन्हीं भार को यदि हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल जा रहा है कि एक परमाणु का भार। ठीक, चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका भार सेम है। आप लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वह इक्वल होता है न्यूट्रॉन के, या न्यूट्रॉन जो होता है वह इक्वल होता है प्रोटॉन के। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए इनकी संख्या जो आपस में देख रहे हैं बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बराबर नहीं होता है, ये चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो इनका भार कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आप इतना तो काम करना ही पड़ेगा, याद कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, एक प्रोटॉन का भार 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम और एक न्यूट्रॉन का सेम वही चीज, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वैसे अब इलेक्ट्रॉन की बात सेम वही चीज है। इसका भार कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, चलिए एक चीज और, इसमें एक चीज और आप जान लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसकी क्या करते हैं,
उसके बाद हम लोग इसका भार तो अब निकाल सकते हैं, भार तो निकाल सकते हैं भाई। अब क्या करना है, अब इन्हीं को जोड़ना है, उसके बाद आपका आ गया परमाणु का भार, इजीली था। चलिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन का जो भार होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों अब एक है, क्योंकि भाई आपस में बराबर है तो एक है ही। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। क्यों जानना है जरूरी, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम लोग सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ते हैं, इन्हीं का काउंटिंग किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इनका काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। ये चीज जानना है, क्योंकि हम लोगों का एक परमाणु का भार ज्ञात करना है, ठीक। अब हम लोगों को भार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एक परमाणु में, लेकिन जोड़ना किसका, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग जोड़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं, ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी, तो इनका भी भार है, इन्हें भी क्यों नहीं जोड़ते हैं, तो ये चीजें हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं, एक प्रोटॉन जो है, ठीक, वह इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बात यह है कि हम लोग एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है, क्यों नहीं जोड़ा जाता है, तो इसलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि जो प्रोटॉन का जो भार होता है, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन के कितना 1837 गुना होता है। अब ये चीजें आपको बहुत कम समझ में आई होंगी, बहुत कम ये चीज आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग अब क्या है, देखिए है क्या कि जो एक प्रोटॉन है ना, जो एक प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन का इतना गुना अधिक होता है। जैसे हम कहें कि हमारा जो वेट है वह कितना है 60 किलोग्राम, ठीक। अब जैसे हमारे अगले का जो है उसका जैसे है 120 किलोग्राम, है ना, जैसे हम कितना है कि उसका 120 किलोग्राम है, और हमारा जो वेट है वो कितना है 60 किलोग्राम है, ठीक। सेम यही प्रक्रिया है, देख रहे हैं, देखिए जैसे उसका क्या है 120 किलोग्राम अन्य व्यक्ति का भार है, और हमारा भार कितना है 60 किलोग्राम, ठीक। अब हुआ क्या कि अब आपको फर्क आ रहा होगा, यदि हम इसमें कितना कर दें कि 60 और प्लस कर दें 60 किलोग्राम, तो यह इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, तब बराबर होगा। वैसे ही जो प्रोटॉन का जो भार होता है, आप देख पा रहे हैं जो प्रोटॉन का जो भार होता है, यह भार, अब जो यह भार है यहाँ पर देखिए, जो प्रोटॉन का भार कितना 1.6 10 की घात -24 ग्राम, किसका, प्रोटॉन का भार। अब वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, इतना है 1.6 10 की घात -31 किलोग्राम, ठीक। अब वैसे ये इलेक्ट्रॉन का भार है, ठीक है, सेम यही प्रक्रिया है, ठीक, यही प्रक्रिया है। अब क्या है, प्रोटॉन का भार इतना है, इसका बहुत भारी है और इसका बहुत कम है। अब इसको भी, इसका भार इतने में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 1837 गुना इससे पूरा करना पड़ेगा, इतना जोड़ देना पड़ेगा इसमें, तो जाकर के इसके इक्वल हो जाएगा, तो बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन का भार अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का भार कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इतना कितना कम होता है, इतना कम होता है। जैसे हमारा भार था तो हमारे भार में कितना 60 किलोग्राम कमी थी, वैसे इलेक्ट्रॉन के भार में इतना कमी है और इतना ही इसमें अधिक है, और जो 60 किलोग्राम है वह अन्य व्यक्ति में 60 किलोग्राम अधिक है, ठीक। ये चीजें हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इस न्यूट्रॉन को और इस प्रोटॉन में नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उसका भार बहुत कम है, और जो प्रोटॉन है इसका भार बहुत अधिक है, इसलिए नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। और इन्हें बेसिक समझना तो और भी ध्यान दीजिए, जैसे क्या कि जैसे आप दुकान पर गए, आपने सामान लिया, ठीक, सामान आपने लिए, जैसे कोई भी सामान आपने लिए, तो उस सामान में क्या हुआ कि 101 रुपए का हुआ, क्या 101 रुपए आपको दुकानदार को देना है ना। जैसे आप गए दुकान पे कोई सामान लेने, तो उस सामान को लेने के लिए आपको क्या हुआ कि जब आपने कोई सामान लिया तो उस सामान का जो पेमेंट हुआ कितना हुआ 101 रुपए, ठीक। लेकिन आपके पास कितना है, आपके पास कितना है 100 रुपए है ना। अब आपके पास कितना 100 रुपए है, तो आप 100 रुपए देंगे, लेकिन वहां पर यदि कहेंगे भाई हमारे पास 1 रुपए नहीं है, तो उस 1 रुपए को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है क्या बहुत कम है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या बहुत कम है। सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या बहुत कम है और प्रोटॉन की वैल्यू क्या बहुत अधिक है।
ठीक है। अब यहाँ पर 1 रुपया आप छोड़ देते हैं, नगद कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं भाई छोड़ दीजिए, 1 रुपये जाने दीजिए, लेकिन 100 रुपये तो हमें लेना है। तो वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन के जो भार होता है इसे हम लोग हटा देते हैं, लेकिन प्रोटॉन का भार हमें लेना है क्योंकि इसका भार अधिक है। ठीक, सेम ये चीज है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्यों नहीं काउंटिंग करते हैं, क्यों नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए यही कारण है। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आया या नहीं आया, ये चीज आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग जोड़ने चलते हैं। ठीक है, यही कारण था कि हम लोग प्रोटॉन को नहीं इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंटिंग करते। ठीक, चलिए अब हम लोग इन्हें काउंटिंग करते हैं। ठीक, अब देखिए एक प्रोटॉन है। अब एक प्रोटॉन का भार कितना होता है, एक प्रोटॉन का भार 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, प्लस में एक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, वही एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक है, एक गुणे अब 1 × 1.67 × 10⁻⁻24। ठीक, वही भार है ना। ये चीज आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें अब पता चल चुका है कि एक परमाणु का भार कितना है, इतना है। ठीक, एक परमाणु का भार कितना है, इतना है। और वहीं पर लेकिन हमें कितना चाहिए, ये तो क्या है, एक प्रोटॉन का भार पता चल चुका है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का भार। तो यहाँ पर आपको क्या 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 के 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 के 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने अभी तक क्या निकाला कि एक प्रोटॉन का भार इतना होता है ना, एक प्रोटॉन का भार इतना होता है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 6 प्रोटॉन का भार, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो हमें 6 प्रोटॉन का भार और 6 न्यूट्रॉन का भार चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 है। ठीक, ये चीज है, लेकिन ये देख रहे हैं ये चीज क्या है, आपस में सेम है, वो भी सेम है अपना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्हें और इन्हें कॉमन ले लेते हैं, 6 और प्लस में 6, उसको इन्हें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1.67 × 10⁻⁻24। ठीक, ये चीजें हैं। अब हम लोग इन्हें काउंटिंग कर देते हैं, इन्हें काउंटिंग करेंगे तो कितना रहेगा, 12 × 1.67 × 10⁻⁻24। ठीक, 24 क्या है, ये तो इनका भार कितना होता है, ग्राम होता है, तो आप यहाँ पर ग्राम और से ही हमको इसका मतलब नहीं है। तो इसका भार कितना आया जी, एक कार्बन परमाणु का भार कितना आया, इतना आया, एक कार्बन परमाणु का भार कितना आया, 12 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये चीज तो आप समझ रहे हैं 12, उसके बाद ये चीज जो यह नंबर, इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, AMU। ठीक, AMU। अब AMU क्या है, AMU है कि ए को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, मतलब परमाणु द्रव्यमान की संख्या। ठीक, ये चीजें। अब बताइए आपको क्या चीज नहीं समझ में आया इसमें, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा ये चीजें। ठीक है, तो ये चीज क्या था, AMU है ना, ये चीज क्या है, AMU है, ये चीज आप समझ गए हैं, इसका ये नंबर है AMU। ठीक, इन्हें हम लोग AMU से दर्शा सकते हैं, एक कार्बन इक्वल क्या हो जाएगा, AMU, कितना AMU, 12 AMU। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि AMU क्या है ना। अब हम लोग और आगे चलते हैं, जिसे हम इरेज करते हैं। ये चीजें अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं अभी आपको बताएंगे। अब इन्हें हम लोग यहाँ पर लाते हैं, जैसे क्या आपने देखा, एक कार्बन परमाणु का भार, कार्बन परमाणु भार कितना है, 12 AMU। ठीक, 12 AMU है, देख पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, इस 12 को यहाँ पर ला रहे हैं, इस 12 को इसमें भाग हो, क्योंकि गुणा है तो गुणे से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, भाग हो जाएगा, इसे हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, तो ये भाग हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं ना, AMU। एक AMU इक्वल क्या हो जाएगा कि एक कार्बन परमाणु का भार डिवाइड बाई 12। ठीक, अब आपको समझ आया कि क्या है,
अब आप कह सकते हैं कि एक एएमयू क्या होता है, एक एएमयू क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु का भार जो होता है वह उसके 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा अब कि एएमयू क्या होता है। एक एएमयू कुछ है नहीं, एएमयू जो है वो बस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है उसी को एएमयू कहते हैं कि एएमयू की जो नंबर होता है कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्थान पर क्या रख सकते हैं, श्योर। उसके बाद 12 एएमयू आ गया ना। अब 12 एएमयू क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन परमाणु का जो भार होता है कितना होता है 12 एएमयू या फिर 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, इतना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 12 को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह गुणे है तो 12 एएमयू है, तो गुणा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो है एएमयू जो वहां पर हमने यहाँ पर रख दिया 12 एएमयू, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर रखें तो 12 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको यह कैसे हुआ, यह कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो ये चीजें बताइए अब कैसा लगा रहा है आपको कि ये क्या है 12 एएमयू, मतलब जो एएमयू है वह क्या चीज है, क्या चीज है, कुछ नहीं है एएमयू। ठीक, ये क्या एटॉमिक मास यूनिट, कुछ है ही नहीं। ये चीजें लोगों को नहीं समझ आती, ये चीजें कहां से आई हैं और कैसे हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे यहाँ पर इसे स्टॉप करेंगे क्योंकि समय बहुत अधिक हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी कार्बन है या फिर किसी भी परमाणु है तो उसका भार कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे उसका भार हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है जी, इसे आप लोगों ने इसे आप अच्छी तरह से समझ कर रख लेना है कि एएमयू कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं है, इसका भार और इसका हम लोग कैसे परिभाषा बना सकते हैं। सेम एएमयू की परिभाषा क्या यही है कि ये कार्बन परमाणु जो भार होता है वह उसके 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक, सेम ये चीज है। अब हम लोग समझ गए हैं कि ये चीज क्या है। ठीक, द्रव्यमान की मात्रा क्या है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मोल क्या। अब ये चीज जो भी दोस्त समझ गए होंगे तो वो अब इस मोल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेम इसी से संबंधित मोल कैसे सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों ये चीजें आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम लोग मोल को लेकर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, क्योंकि दोस्तों ये चीजें आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो आप मोल को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।